नमस्कार। साइकोलॉजी के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है। आज हमारा जो अध्याय 5 रहेगा ये है संवेदी ध्यानार्थक एवं प्रत्यक्षिक प्रक्रियाएं, सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है बाह्य जगत को जानना। क्या होता है? नोइंग टू एक्सटर्नल वर्ल्ड। हम अपने आसपास की दुनिया की जानकारी अपने ज्ञानेंद्रिय जो हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं किस माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो आसपास की हमारी जानकारी रहती है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, तो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय रहती है, आँखें, कान, नाक, जो इन सब चीज़ों से हमारी सेंस ऑर्गन जो रहते हैं, इनसे हम आसपास की दुनिया को जानते हैं। हमारी दुनिया से मिलने वाली जो उद्दीपक होते, स्टिमुलस होते हैं जो हम, ठीक है, हम उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के लिए हमारे पास विशेष ज्ञानेंद्रिय होती है, ठीक है। तो अगला है हमारा संवेदी अंग, जो कि हमारा टॉपिक भी है संवेदी, ठीक है। संवेदी अंग प्रकृति और कार्य प्रणाली, सेंस ऑर्गन, नेचर एंड फंक्शनिंग। किस तरह से इसका क्या नेचर रहता है हमारे सेंस ऑर्गन का, और इसकी क्या फंक्शनिंग रहती है, कार्य प्रणाली रहती है, हम यहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में। हमारे पास 5 पारंपरिक ज्ञानेंद्रियों के अलावा 2 और महत्वपूर्ण संवेदी तंत्र होते हैं, 2 और सेंस ऑर्गन होते हैं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से हमारे ज्ञानेंद्रिय होती है और कौन कौन से हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमारे जो सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है, उसमें से सबसे पहले आता है आँख, ठीक है, हमारी दृष्टि जो देखते हैं, कान जिसको श्रवण सुनने के काम होता है, नाक, घ्राण जो सूंघने के काम करती है, जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं, और त्वचा जो टच रहता है उसको हम महसूस करते हैं। तो ये हमारी 5 जो ये ज्ञानेंद्रिय इस तरह से रहती है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 ये रह गए। और उसके बाद है हमारे ऊर्ध्वस्थितिक संवेदी तंत्र जो होती है, ठीक, काइनेस्टिक जो सिस्टम है हमारा, काइनेस्थेटिक जो रहेगा, ठीक है। काइनेस्थेटिक में हम देखेंगे यह हमारे शरीर के अंगों की स्थिति और उनकी हिलने ढुलने की जानकारी देता है, ठीक है। जो हमारे शरीर के अंग है उसकी स्थिति, अगर आराम की स्थिति में हाथ है और हिलने ढुलने, ठीक है, जो हम मूवमेंट करते हैं उसकी जानकारी देते हैं। फिर हमारा प्रगाढ़ संवेदी तंत्र रहता है, ठीक है। ये वेस्टिबुलर सिस्टम, इसमें क्या रहता है हम देखेंगे यहाँ पे। यह हमारे शरीर के संतुलन, जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, और अंतरिक्ष में हमारी स्थिति की जानकारी देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रगाढ़ संवेदी तंत्र। और एक ऊपर रहता है ऊर्ध्वस्थितिक तंत्र, जो हमारे एक तो हमारा ज्ञानेंद्रिय, उसके अलावा ये 2 रहते हैं हमारे, ठीक है। ये किस तरह से रहेंगे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, दोनों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा संवेदन की गति, ठीक है, गति की रहती है। यहाँ पे डायनामिक्स ऑफ सेंसेशन जो रहता है, इसके बारे में हम देखेंगे क्या चीज़ रहती है ये। देखिए, किसी भी उद्दीपक जो स्टिमुलस, हमने पहले ही पढ़ा था उद्दीपक क्या, स्टिमुलस, जो भी बाहर से हमारे को कोई भी एक्टिविटी देखते हैं हम, सुनाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, जिसको हम बाहर से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उसको महसूस करने के लिए हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियों की कुछ सीमाएं और नियम होते हैं, इन्हें जिन्हें मनोभौतिकी, ठीक है, साइकोफिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जो स्टिमुलस है, ये पर्यावरण में मौजूद कोई भी शारीरिक ऊर्जा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है, ठीक है। जो हमारी सेंसेस है उसको जो एक्टिव करती है, सेंसेस हमारी, ठीक है, ध्यान उधर खींच जाता है। ऐसी कोई भी घटना अगर होती है हमारे चारों ओर, ठीक है, तो उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो इंद्रिय परक सीमा जो है या दहली, इसको बोलते हैं सेंस थ्रेशोल्ड। दूसरा ये रहेगा, इसमें क्या आएगा? निरक्षेप दहली। एक तो, ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड रहता है AL, और दूसरा DL रहता है, ठीक है, डिफरेंस थ्रेशोल्ड रहता है। तो जो AL रहेगा, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? किसी
जो हमारा उद्दीपक रहता है, स्टिमुलस रहता है कि वह ठीक है न्यूनतम मात्रा, सबसे कम मिनिमम, ठीक है इंटेंसिटी जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसे नहीं है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बाहर चल रही होती है, लेकिन उसकी मिनिमम वो मात्रा जो हमारा ध्यान उधर की ओर आकर्षित करे उसको कहते हैं निरपेक्ष दहली। ठीक है, यदि स्टिमुलस इससे कमज़ोर होगा तो हमें उसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे हमारी जो 20 हर्ट्ज से जैसे हमारी आवाज़ सुनने की एक क्षमता है, उससे कम आवाज़ होगी तो हमें नहीं सुनाई देती है, तो उसको निरपेक्ष दहली है। उससे नीचे वाला एल जो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड रहता है, उसके नीचे हम नहीं देख सकते। मान लो कोई चीज़ है बहुत माइक्रोस्कोप से जिसको देखते हैं हम, बैक्टीरिया वगैरह, हमारे उसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो एक निश्चित आकार तक हम चीज़ें देख सकते हैं, उससे नीचे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ही माइक्रो होती है, तो उसको जहाँ से नीचे नहीं देख सकते हैं उसको, उस पॉइंट को निरपेक्ष दहली कहेंगे, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहेंगे, एएल कहेंगे। और दूसरा रहेगा हमारा भेदक दहली। ठीक है, डिफरेंस थ्रेशोल्ड जो जिसको कहते हैं हम, या डीएल। ठीक है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहते हैं ये, JND। तो दो उद्दीपकों, जो दो स्टिमुलस है, उसके बीच का वह न्यूनतम अंतर जिसे हमारा दिमाग पहचान सके। जैसे चाय में एक दाना चीनी डालने पर अंतर पता नहीं चलेगा, लेकिन एक चम्मच डालने पर पता चलेगा। मान लो पानी है, ठीक है, पानी है, हम अभी तक पानी पी रहे थे, उसमें थोड़ा नमक डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ डाला है। हमारी जीभ ये टेस्ट कर लेगी कि इसमें नमक है, अभी पानी ये था, इस बाद अभी ये नमक मिल गया है। तो क्या, कौन से दो स्टिमुलस है? एक, हम पहले पानी पी रहे थे, पानी एक उद्दीपक है जो हमारी जीभ से, जिससे हम ठीक है स्वाद ले रहे थे। तो जब हम उसमें नमक डालेंगे तो वो दूसरा स्टिमुलस रहेगा, तो उसके बीच का जो अंतर रहेगा वो क्या है? पहले पानी में कोई टेस्ट था नहीं, जब हमने नमक डाला तो वो नमकीन हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? भेदक दहली। तो जो स्टिमुलस के बीच भेद करे वो हमारी जीभ है, वो भेद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोटिसेबल डिफरेंस कहते हैं, DL या JND, जस्ट नो। ठीक है, तो तीसरा हमारा रहेगा संवेदी अनुकूलन, सेंसरी एडेप्टेशन। जब हम किसी स्टिमुलस के सामने लगातार बहुत देर तक रहते हैं तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ रहती है, हमारे सेंसेस है, उसके प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में जाने पर शुरुआत में कुछ ना दिखना, फिर धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगना। जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो हमें एकदम से कुछ नहीं दिखता है, अंधेरे कमरे, बिल्कुल अंधेरा होगा, बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, पर धीरे 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 हमारी जो आँखें हैं उसकी वो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसकी रेटिना खुलने लगेगी, थोड़ी थोड़ी आसपास थोड़ी परछाइयाँ हमें दिखने लगेगी। ठीक है, तो उसको क्या है? सेंसरी अडेप्टेशन। धीरे धीरे हमारी आँखें उसको अडेप्ट करना शुरू करती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंसरी अडेप्टेशन। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक था, यहाँ पे संवेदन की गति की जो हमने यहाँ देखा, डायनामिक्स ऑफ सेंसेशन की क्या डायनामिक्स थी और क्या इसके अटेनमेंट थे, तो हमने यहाँ देख लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा मिनट, चौथा है हमारा टॉपिक मानव आँख और कान की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड ईयर। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, क्या है? दृष्टि संवेदन। ठीक है, हम इसका आपको एक डायग्राम भी दिखाएंगे, आप देख सकते। तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड ईयर हम देख रहे हैं। तो देखिए हमारे पास एक यहाँ पे डायग्राम बना है, मानव कान और आँख की संरचना किस तरह से, स्ट्रक्चर यहाँ पे दोनों का दिया गया है, किस तरह से हमारा कान बना है और किस तरह से हमारी जो आँख है वो बनी है, ये दोनों आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ आँख के बारे में पढ़ रहे हैं, साथ में हम इसका डायग्राम भी देखते जाएंगे। हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे, ठीक है, इसका पॉइंट रहेगा दृष्टि संवेदन, विजुअल सेंसेशन, द आई। ठीक है, तो इसको ये कह सकते हैं, दृष्टि संवेदन कह सकते हैं। ठीक है, और विजुअल सेंसेशन कह सकते हैं, द आई कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं इसमें। मानव आँख एक कैमरे की तरह काम करती है जो प्रकाश तरंगे, जो लाइट वेव्स है, उसको ग्रहण करती है,
उसके बाद क्या करती है, जो हमारा कॉर्निया है आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत जो प्रकाश को अंदर भेजती है। कॉर्निया क्या काम करता है, हमारी लाइट को अंदर भेजता है, जो बाहर से आ रही लाइट है। परितारिका जिसको इरिस कहते हैं, ये क्या कहती है, आँख का रंगीन हिस्सा जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। उसके बाद आती है पपिल, पुतली, आँख के बीच का छिद्र जिससे प्रकाश अंदर जाता है। उसके बाद है लेंस, यह प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। फिर आती है दृष्टिपटल, रेटिना। रेटिना क्या काम करती है, आँख की सबसे अंदरूनी परत जहाँ इमेज बनती है, रेटिना पे बनती है। इसमें 2 प्रकार की ठीक है संवेदी कोशिकाएं होती है, और जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं इसमें अंदर, तभी तो उस पर इमेज बनती है इससे। तो जिसको कहते हैं श्लाका कोशिकाएं, जिसको रॉड्स कहेंगे, ये रात के या कम प्रकाश डिम लाइट में देखने में मदद करती है। ये रंग नहीं देख सकती, तभी तो हमें जब रात को धुंधला दिखता है, कुछ ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसका सिर्फ छाया सी नज़र आती है अंधेरे में, इसीलिए ये रंग नहीं देख सकती। तो शंकु जो हमारे कोशिकाएं कोन्स रहते हैं, दूसरा ये रहेगा, ये तेज़ प्रकाश जहाँ पे ब्राइट लाइट रहती है, बिल्कुल क्लियर लाइट है, उसमें काम करती है और हमें रंगों की पहचान कराती है। कौन सा कैसा रंग है हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है जब लाइट पड़ती है। तो अंध बिंदु यहाँ हम देखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, रेटिना का वो स्थान जहाँ से जो दृक तंत्रिका ऑप्टिक नर्व होता है जो मस्तिष्क की ओर जाती है, मस्तिष्क की ओर जो जाती नर्व, ठीक है, नर्व है हमारी, तो उसको क्या कहते हैं, दृक तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व जो है, ठीक है। यहाँ कोई रॉड्स या कोन्स नहीं होते, इसीलिए यहाँ कोई विजन नहीं होता। कहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारी आँख में, क्योंकि यहाँ ना तो कोई रॉड्स है ना कोई कोन्स है। जैसे ऊपर हमने कहा था रेटिना पे इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ना कोन्स होते हैं ना रॉड्स होती है जिससे जो इमेज है, इसलिए यहाँ कोई विजन नहीं होता है, ठीक है। जो कई बार ब्लाइंड होते हैं कोई, तो इसीलिए ही ये चीज़ होती है। तो यहाँ हम देखेंगे हमने क्या क्या देखा। यहाँ पे देखिए लेंस, नेत्र लेंस, हमने सबसे पहले कॉर्निया है, सबसे बाहरी परत कॉर्निया देखी हमने, और यहाँ पे जो रेटिना देखिए, सबसे पीछे रेटिना है, यहाँ पे फोबिया सेंट्रल है, ठीक है। दृष्टिपटल जिसको बोलते हैं, जिस पे इमेज बनती है, ये बिल्कुल पीछे है, बाहर से आएगी ये, फिर अंदर जाके यहाँ पे रेटिना पे चित्र बनता है, सॉरी चित्र, हाँ, जो भी हम बाहर देखते हैं वो इमेज बनती है। सबसे बाहर कॉर्निया रहेगा, अंदर ये हमारी आँख की पुतली है। तो देखिए हमने जो जो यहाँ ऊपर पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो लेंस हमारे बिल्कुल बीच में है, जो ये प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है, दृष्टिपटल रेटिना जिसे, ये देखिए लेंस, इस लेंस से जो ये लेंस है ये बिल्कुल हमारी आँख को अंदर भेजता है, रेटिना की ओर ही, जो जितनी अंदर हमारी रेटिना वगैरह है उसकी ओर प्रकाश, जो लाइट है लाइट को भेजेगा, इमेज रेटिना पे बनेगी, लाइट अंदर जाएंगी, इमेज रेटिना पे बनती है। यहाँ पे किस तरह से बनती है हमने ऊपर आपको बताया है। अब ईयर भी रहेगा यहाँ, श्रवण संवेदन जो है, ठीक है, ऑडिटरी सेंसेशन जिससे द ईयर, कान से हम सुनते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो आपका डायग्राम है कि कान हमारा किस तरह से बना होता है, ईयर, और किस तरह से इसके पार्ट रहते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ जानते हैं। कान ध्वनि तरंग को, जो हमारे साउंड वेव्स है, उसको गेन करता है, ग्रहण करता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन से हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमारा आउटर ईयर रहता है, बाह्य कर्ण, इसमें जो कर्णपाली पिना होता है, ठीक है, वो और श्रवण नलिका होती है जो ध्वनि को इकट्ठा करती है। फिर हमारा मिडिल ईयर रहेगा, मध्य कर्ण, इसमें जो कर्णपटह जो रहता है, ठीक है, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, कान का पर्दा, जिसे हम आम भाषा में कान का पर्दा कहते हैं, तो इसको क्या है, और ये रहता है मिडिल ईयर में। और 3 छोटी हड्डियां रहती है, इसमें कौन सी है, जो हम कान की हमारी सबसे छोटी हड्डी, ये देखिए यहाँ स्टेप, ठीक है, स्टेप जो रहती है ये भी इसी में रहती है, इनका स्टेप्स एंड
मेलियस जो रहती है। तो ये मेन 3 हड्डियाँ इसमें रहती है मिडल भाग में, और ये ध्वनि को बढ़ाती है, ध्वनि को ये बढ़ाती है। तो हमारा आंतरिक कर्ण इनर ईयर रहता है, इसमें घुमावदार रचना कर्णावर्त रहती होती है, जिसमें सुनने की मुख्य तंत्रिका कोशिकाएं होती है। किसमें होती है? इनर ईयर में होती है। अब ईयर यहाँ है हमारा, हमने क्या बताया था? 3 का। ठीक है, ये देखिए पिन्ना जो हमने बोला था बाह्य कर्ण, ठीक है, पिन्ना ये बाह्य कर्ण है, श्रवण नलिका है इसमें, देखिए बीच में। तो यहाँ से अंदर जाता है कुछ भी, तो कान का पर्दा है, ये देखिए बीच में यहाँ जो कान का पर्दा है, हेमर एनविल और रकाव अस्थिकाएँ ये यहीं रहती है। और फिर हमारा उसके बाद जो लास्ट में रहता है, देखिए अंडाकार खिड़की जो हमने कहा था, ये श्रवण तंत्रिकाएँ यहाँ पे इतनी सारी जिससे हम सुन सकते हैं। ये हमारी हियरिंग जो हमारे नर्वस सिस्टम रहता है जिससे हम सुन सकते हैं, ये सबसे लास्ट में है बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कान रहता है, ऐसा नहीं कि जो बाहर से दिख रहा है, ये अंदर इसमें ये सारी चीज़ें रहती है। कान का पर्दा ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का छोटा सा, इससे अंदर जाता है, इससे अंदर हम जो हमारे को कोई भी आवाज़ बाहर से आती है, इस नलिका से आती है, अंदर जाती है, यहाँ सुनाई देती है। तो अंदर जाके हम इस तरह से अंदर जो हमारी तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका है, जो हमारी नर्व्स है, उससे ये आवाज़ों को पहचानते हैं, आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सुनते हैं। इस अनुसार हमारी जो आँख और कान है वो काम करते हैं, किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सुनते हैं, ये सारे इसके पार्ट्स रहते हैं। तो हमारा अवधान प्रक्रिया अगला रहेगा जो हमने देखा था, जो अटेंशनल प्रोसेसेस रहते हैं। तो अटेंशनल प्रोसेस में क्या रहता है? हमारे आसपास बहुत सारे उद्दीपक स्टिमुलस होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उनमें से कुछ ही पर ध्यान, केवल कुछ पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे अवधान, अटेंशन या ध्यान देना कहते हैं। क्या चीज़ रहती है ये? अवधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या होती है? चयनात्मक अवधान, सबसे पहले हमारा सिलेक्टिव अटेंशन रहेगा। बहुत सारे जो स्टिमुलस हैं उनमें से केवल एक या कुछ चुनिंदा स्टिमुलस जो रहते हैं उस पर ही ध्यान देना, जैसे क्लास में शोर के बावजूद केवल टीचर की आवाज़ सुनना, उसको क्या कहेंगे? सिलेक्टिव अटेंशन। और हमारा सतत अवधान रहता है सस्टेन्ड अटेंशन। किसी एक स्टिमुलस या उद्दीपक या काम पर लंबे समय तक लगातार ध्यान बनाए रखना, जैसे पढ़ाई करना या रडार स्क्रीन की निगरानी करना, इसको क्या कहते हैं? सस्टेन अटेंशन। हम एक लगातार एक चीज़ पे अपना ध्यान फोकस किए हैं, उसको सस्टेन अटेंशन कहते हैं। हमारा थर्ड रहेगा विभक्त अवधान, जिसको ठीक है डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। एक ही समय में 2 अलग अलग कामों पर ध्यान देना, जैसे गाड़ी चलाते समय बात करना, इसको क्या कहेंगे? डिवाइडेड अटेंशन। बाकी हम बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है, और एक साथ हम 2 काम, कई बार हम ठीक है साथ में म्यूज़िक सुन रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, घर में किचन में कुछ और काम कर रहे हैं, इसको डिवाइडेड अटेंशन कहा जाता है। और ठीक है, अगला हमारा रहेगा चयनात्मक अवधान के निर्धारक। तो जो हमारे चयनात्मक, यहाँ पे हमने सबसे पहले वाला चयनात्मक अवधान है जो सिलेक्टिव अटेंशन है, ठीक है, उसके क्या डिटर्मिनेंट्स रहते हैं, निर्धारक क्या रहते हैं, कैसे उसको, जो हमारा बाह्य कान, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है, बाह्य कारक है इसके लिए, बाह्य कारक है जो स्टिमुलस का आकार, उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, उसकी तीव्रता, नवीनता और गति, ये सब कुछ इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर। और दूसरा रहेगा हमारा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर किस तरह से रहते हैं? जो हमारा व्यक्तित्व की रुचि होती है, इंटरेस्ट है, आवश्यकता है, नीड, प्रेरणा, हमारा मोटिवेशन एंड हमारा स्टेट ऑफ माइंड। देखिए यहाँ पे चयनित हो क्या, बहुत सारे उद्दीपक, केवल कुछ ना कुछ चुनिंदा उद्दीपक पर ही हमारा ध्यान जाता है। क्यों जाता है? ठीक है, देखिए हमें कुछ स्कूल, ठीक है, क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको नहीं समझ आते क्योंकि आपका इंटरेस्ट उधर नहीं होता है। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है जिस टॉपिक पे, उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंतरिक जो कारक है ये कहलाता है, जिसमें रुचि है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारा जिस तरह का होता है वही हम गेन करते हैं और चयन उसका ही चयन कर सकते हैं। और दूसरा जो है हमारा बाह्य कारक भी कुछ इसको निर्धारित करते हैं। और
सिलेक्टिव अटेंशन को, जैसे उद्दीपक, अगर मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ तो आपका कोई ध्यान नहीं जाएगा मेरी बात पे, यार मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रही हूँ किसी टॉपिक के बारे में, हालांकि वो आपका टॉपिक है, आपको पसंद है, लेकिन जब मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ तब भी आपको नहीं समझ आएगा। तो अगर नवीनता रहती है या फिर गति, मोमेंट, ये सारी चीज़ें हमें जो, हाँ, जो हमारे चयनात्मक अवधान है, जो हमारे सिलेक्टिव अटेंशन है, उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये दो कारण रहते हैं इसके। इसके बाद हमारा प्रत्यक्षीकरण की प्रवृत्ति, जो हमारा ठीक है चैप्टर है, उसका ये तीसरा जो पॉइंट था, ये है नेचर ऑफ परसेप्शन। ठीक है, क्या नेचर होता है परसेप्शन, पहले ये देखेंगे हम कि होता क्या प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन इसका क्या रहता है। जो हमारे सेंसेशन है, संवेदन है, सेंसेशन द्वारा प्राप्त कच्चे डेटा का या अधूरी जानकारी को जब हमारा मस्तिष्क पहचानता है और उसका एक अर्थ, मीनिंग निकालता है, तो उससे परसेप्शन कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। किसी चीज़ पे हम कैसे परसेप्शन बनाते हैं, कोई चीज़ हमें ठीक है दिखती है, इसका आगे हम देखेंगे उदाहरण, जैसे समीकरण, संवेदन। ठीक है, समीकरण संवेदन जो सेंसेशन है प्लस अर्थ मीनिंग, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्षीकरण। या प्रत्यक्षीकरण किससे मिलके बना है, समीकरण, इसका संवेदन है, संवेदन। ठीक है, संवेदन सेंसेशन प्लस मीनिंग। तो जब हम सेंसेशन जो हमें मिलती है उसका जब हम मीनिंग निकालते हैं उसको परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रत्यक्षीकरण संगठन है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम दुनिया को बिखरे हुए टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संगठित रूप, ठीक है, ऑर्गेनाइज होल में देखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, किसने ये थ्योरी दी थी इसके लिए, ऑर्गेनाइज होल के लिए, उसको हम गैस्टर्ड थ्योरी कहते हैं। या यहाँ पे लिखा है इसमें कि इसके लिए जो गैस्टर्ड मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, गेस्टल मनोवैज्ञानिक ने कुछ नियम दिए हैं इसी के लिए। कैसे, जब भी कोई भी बाहर से हम कोई भी जानकारी इकट्ठा करते हैं उसका मीनिंग निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी जानकारी के हमने मीनिंग जो है वो हमारे माइंड में जाते हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ जाती हैं, फिर उसको मिला के एक ऑर्गेनाइज्ड होल बनता है, संगठित रूप से एक पूरा हम परसेप्शन तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा आकृति और जो पृष्ठभूमि भी का इस संबंध रहेगा। सबसे पहले क्या है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। हम हमेशा किसी वस्तु को फिगर के रूप में देखते हैं, किसी आकृति के रूप में देखते हैं जो किसी ग्राउंड पर टिकी होती है, पृष्ठभूमि पर होती है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे सफ़ेद अक्षर आकृति है और ब्लैक बोर्ड पृष्ठभूमि है। बिल्कुल, मैं आपको अगर पढ़ाती हूँ किसी बोर्ड पे तो मैं लिख रही हूँ उस पर, तो हमारा क्या बेस क्या रहेगा, ब्लैक बोर्ड रहेगा। और जैसे अभी मान लो, ठीक है, हम यहाँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन में पढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन आपका बेस है, ठीक है, पृष्ठभूमि है, और जो इसके ऊपर ये आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं लिखी हुई, इसको क्या कहेंगे, ये आकृतियाँ है। ठीक है, तो इस तरह से आकृति और पृष्ठभूमि का एक संबंध रहता है। इसके बाद हम देखेंगे गैस्टल के नियम, उन्होंने क्या नियम दिए थे इसके लिए। तो गेस्टल लॉ ऑफ ग्रुपिंग जो है, इसमें ये सबसे पहले यहाँ दिया गया समीप, ठीक है, समीपय का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये क्या कहलाता है, जो वस्तु एक दूसरे के पास होती है उन्हें हम एक समूह के रूप में देखते हैं। ठीक है, कैसे देखते एक समूह के रूप में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत से बॉक्सेस है, किसी भी, मान लो उसमें एप्पल है, एप्पल के बॉक्सेस है, तो आपको, ठीक है, आपको वो क्या बोलेगी, इसमें एप्पल है, एक ही नाम क्या देगी, एप्पल है, ये एप्पल है। ठीक है, तो एप्पल के बहुत सारे बॉक्सेस है, तो आपको कैसे देखेगी उसको एक ही रूप में कि ये एप्पल है, हमें पता है ये एप्पल है। ठीक है, तो इसी अनुसार समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी रहता है। एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को हम एक साथ जोड़कर देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेब है, यहाँ भी हम यही एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ बॉक्स में नहीं, ऐसे ही कहीं ढेर लगी है, मान लो किसी भी चीज़ की ढेर लगी है, तो उसको क्या देखेंगे हम, ये इस चीज़ की ढेर है। मान लो हमें देखिए सब्जी की ढेर है, कोई आलू की ढेर है, तो हम देखेंगे बहुत सारे ये आलू है, उसको हम एक ही चीज़ से देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, निरंतरता का नियम रहता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है। हमारा दिमाग जो रेखाओं या पैटर्नों को एक सीधे और बहुत, ठीक है, बहते हुए क्रम में देखना पसंद करता है। पैटर्न वाइज देखता है हमारा दिमाग, पहले एक चीज़ देखेगा फिर दूसरी उसके, ठीक है, जुड़ते रहेंगे पैटर्न से, इस तरह से
वो कंटिन्यूटी में काम करेगा। तो हमारी जो पूर्ति या स्वरण का नियम रहता है, लॉ ऑफ क्लोजर रहेगा यहाँ। यदि कोई आकृति अधूरी या कटी फटी है तो हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद भरकर उसे पूरा रूप दे देता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, हम जैसे कि कई बार हमारे कुछ पेज से फट गया है क्या अक्षर को, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आदत, अगर यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे, हमारे पास मनु लिखा होगा, मनु, हम अगर ठीक है, यहाँ हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास सिर्फ मनु लिखा होगा और विज्ञान किसी कारणवश अगले पेज पे गया है या फिर, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे कि अगला क्या है, वो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसको पूरा करेगा, मनो विज्ञान खुद लगाएगा उसका। ठीक है, ये हमारा जो काम दिमाग करता है, ये लॉ ऑफ एक्चुअली क्लोजर कहते हैं इसमें। ठीक है, तो दूसरा रहता है हमारे सरलता का नियम। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जो ये लॉ ऑफ प्रेगनेंस रहता है या फिर लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी से कह सकते हैं, हम दुनिया को सबसे सरल और अर्थपूर्ण रूप में देखते हैं। जो हमारे को सबसे आसान लगता है, सबसे आसान वाला, ठीक है, मीनिंग रहेगा, हमारा दिमाग उसी तरह से दुनिया को या चीज़ों को देखना शुरू करता है। तो ये सब कुछ क्या है, ये किस में दिया गया है, गेस्टल्ट के नियम है, ये जो गेस्टल्ट लॉ ऑफ ग्रुपिंग है, तो उनका जो नियम था, इन्होंने इस अनुसार ये चीज़ें यहाँ पे दी है कि हमारा दिमाग और जो हमारे सेंसेस वो किस तरह से काम करते हैं। तो हमारा लास्ट जो अगला रहेगा गहराई और दूरी का प्रत्यक्षीकरण, जो हम ये परसेप्शन है, परसेप्शन ऑफ स्पेस डेप्थ एट डिस्टेंस। तो हमारा किस तरह से रहता है कि स्पेस और डेप्थ और डिस्टेंस में हमारा जो परसेप्शन है वो किस तरह का परसेप्शन रहता है, यहाँ हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने देखा है, हमारा अध्याय एक बार फिर देख लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हमने सेंसेस देखा, फिर ध्यानार्थक एवं प्रत्यक्ष, जो पहले हमने सेंसरी देखी तब हमारा इंटेंशन था, फिर हमारा परसेप्चुअल प्रोसेस है, परसेप्चुअल प्रोसेस हम अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है, गहराई और दूरी का प्रत्यक्षीकरण। हमारा रेटिना, ठीक है, द्विमीमीय है। ठीक है, द्विमीमीय कैसे है, 2D है ये, लेकिन फिर भी हम दुनिया को त्रिविमीय यानी गहराई और दूरी के साथ देखते हैं। हमने सबसे पहले बताया था द्विविमीय का मतलब क्या है, दो तरह की इमेज बनती है। एक हमने कहा था ना रेटिना पे कि एक रात को हम देखते हैं डार्क में और दूसरी जो है वो लाइट में। ठीक है, तो ये दो तरह की द्विविमीय हमारी दो, जो हमारा रेटिना है वो द्विविमीय है, 2D है। लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम दुनिया को कैसे देखते हैं, 3D देखते हैं, यानी गहराई और दूरी के साथ देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक तो हम लाइट में देखते हैं, एक हमारा डार्क हो गया, एक हमारा गहराई और दूरी के साथ देखते हैं। इसके लिए हमारा दिमाग दो प्रकार से के संकेतों का उपयोग करता है। किस तरह से, एक नेत्रीय संकेत रहता है, मोनोकुलर क्योज रहते हैं, जैसे कि एक आंख से देखने वाले संकेत। ठीक है, एक नेत्रीय संकेत, ये संकेत केवल एक आंख से भी दूरी या गहराई का अंदाज़ा ठीक है, लगा सकते हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य, जो हमारा यहाँ पे लीनियर पर्सपेक्टिव रहता है, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है समांतर रेखाएं, जो एक अनुसार रेखाएं हैं, एक अनुसार दूरी बढ़ने पर एक दूसरे के पास आती हुई दिखती है, जैसे रेल की पटरी। आपने देखा होगा जो रेल की पटरी है, ठीक है, जैसे समांतर रेखाएं जो रहती है उसकी जो दूरी बढ़ने पर एक दूसरे के पास आती हुई दिखती है। जैसे ही रेल चलती है तो हमें दूसरी जो पटरी है वो सामने दिखती है। ठीक है, तो हमारा अगला रहता है सापेक्ष आकार, रिलेटिव साइज। पास की वस्तु बड़ी और दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। हमने यहाँ देखा गहराई और दूरी के साथ भी हमारा दिमाग काम करता है। जैसे हमने लाइट और इमेजेस तो दो प्रकार की बनती है, द्विविमीय रहती है, एक लाइट में एक अंधेरे में। लेकिन तीसरे तरीके से भी सोचता है, हाँ, देखता है हमारा दिमाग, जो ये कौन देखता है, हमारा दिमाग। ठीक है, देखता है, हाँ, जो हम दुनिया को ऐसे 3D में देखते हैं, यानी गहराई और दूरी के साथ भी देखते हैं।
ठीक है। दूरी और जैसे पास की वस्तु बड़ी दिखाई देती है, जब दूर जाती है छोटी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तीसरा 3D इसीलिए हो जाता है। तो अतिव्याप्ति हम देखेंगे और अंतस्थिति। यहाँ पे इंटरपोजिशन एंड ओवरलैप देखेंगे। ओवरलैप और इंटर पोजिशन क्या रहेगा, जो वस्तु दूसरी वस्तु को छुपाती है वह पास लगती है, ठीक है। जैसे सामने आपके कोई वस्तु है और उसके पीछे दूसरी है, तो जो दूसरी वस्तु को छुपा रही है वो पास लगती है और दूसरी दूर लगती है, ठीक है। वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य जो रहता है, 1 सेकेंड,